गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। चलो आज हम लोग सॉल्व करते हैं रिमेनिंग एमसीक्यूज ऑफ सॉल्यूशन चैप्टर। बच्चा कल हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने 15 क्वेश्चन तक सॉल्व कर लिया था। राइट नाउ वी विल सॉल्व क्वेश्चन नंबर 16। तो सभी बच्चे अच्छे से वॉच करना और हर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा उसको समझने की कोशिश करना। तो चलिए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है? आइडेंटिफाई द लॉ। उस लॉ को आइडेंटिफाई करना है विच इज स्टेटेड एज, जो क्या कहता है, फॉर एनी सॉल्यूशन द वेपर प्रेशर ऑफ ईच वोलाटाइल कंपोनेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट। ये तो आपको पता ही है। वेपर प्रेशर की कहानी कौन कहता है? वेपर प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन। किसने कहा था? बताओ, ये किसने कहा था? ये कहा था रॉल्स ने। ये किसने कहा था? रॉल्स ने कहा था। अच्छा सर, पार्शियल प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन। अब ये किसने कहा था? ये किसने कहा था बताओ कि जो पार्शियल प्रेशर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन है। ये कहा था हेनरी ने। किसने कहा था? हेनरी ने कहा था। तो ये हेनरी लॉ है और ये रॉल्स लॉ। समझ में आया? दिस इज रॉल्स लॉ और दिस वन इज हेनरी लॉ। और यहीं से आप कैलकुलेट करते हैं। अगर मैं रॉल्स लॉ की बात करूं तो यहां से आप कैलकुलेट करते हैं पी ऑफ वोलाटाइल कंपोनेंट। वीसी लिख देता हूं, वीसी मतलब वोलाटाइल कंपोनेंट। ठीक है, पी ऑफ वोलाटाइल कंपोनेंट इज इक्वल टू पी नोट ऑफ वोलाटाइल कंपोनेंट, ठीक है, इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट वोलाटाइल कंपोनेंट। दिस इज रॉल्स लॉ। और हेनरी लॉ के अकॉर्डिंग यहां से निकालू तो पार्शियल प्रेशर ऑफ दैट गैस, ये गैस के लिए दिया था ना, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस इज इक्वल टू के एच, दैट इज हेनरी कांस्टेंट, इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट गैस। राइट, तो ये आ जाता है हेनरी लॉ। क्या क्लियर है? यहां तक क्लियर है? तो बच्चा आंसर तो मिल ही गया होगा आपको। ऑप्शन बी इज करेक्ट, रॉल्स लॉ, है ना। तो वेपर प्रेशर और पार्शियल प्रेशर अच्छे से कंसेप्ट क्लियर करना, मैंने पूरा एक्सप्लेन करे यहां पर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, ये बच्चा वाला क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 17। प्रेशर डज नॉट हैव एनी सिग्निफिकेंट इफेक्ट ऑन सॉलिबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। कहता है अगर आप एक सॉलिड को लिक्विड में डिसॉल्व करना चाह रहे हैं, सॉल्युबल करना चाह रहे हैं, तो प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं होता है वहां पर, वो डिसॉल्व नहीं कर पाता है। अगर आप सॉलिड को कहां पे डाल रहे हैं? पानी में डाल रहे हैं, तो प्रेशर का कोई मतलब नहीं है। ऐसा क्यों? प्रेशर हैव नो एनी सिग्निफिकेंट इफेक्ट, कोई मतलब उसका कोई अपना इफेक्ट नहीं होता है प्रेशर का। ठीक है, कब? जब एक सॉलिड को सॉल्युबल कर रहे हैं लिक्विड में। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि सॉलिड और लिक्विड दोनों इनकम्प्रेसिबल। प्रेशर से क्या करते हैं? हम प्रेस करते हैं, उसको कंप्रेस करते हैं ना। बट आप सॉलिड को क्या कंप्रेस कर पाओगे? उसका इंटरमोलिकुलर स्पेस बहुत ही कम होता है, इंटरमोलिकुलर स्पेस बहुत कम होता है। लिक्विड भी इनकम्प्रेसिबल होता है, उसके बीच में भी थोड़ा बहुत हो जाता है, बट वो इनकम्प्रेसिबल ही लेते हैं। तो जो आंसर होगा वो क्या होगा कि सॉलिड एंड लिक्विड्स आर इनकम्प्रेसिबल। ना तो आप सॉलिड को कंप्रेस कर पाएंगे, ना ही लिक्विड को कंप्रेस कर पाएंगे। राइट, क्लियर है? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 18। व्हेन 1 मोल ऑफ बेंजीन इज मिक्स्ड विथ 1 मोल ऑफ टोल्यूइन। ठीक है, बेंजीन एंड टोल्यूइन, आपको पता है जब रिदम आपको सेम मिले ना, बेंजीन टोल्यूइन, तो ये आइडियल सॉल्यूशन का फॉर्मेशन करता है। जैसे क्लोरोइथेन ब्रोमोइथेन, तो रिदम सेम है, समझ जाना, ये आइडियल सॉल्यूशन का एग्जांपल है। तो आप समझिए यहां पर बेंजीन और टोल्यूइन को मिक्स किया जा रहा है और दोनों 1 मोल ही है। राइट, द वेपर प्रेशर कंटेन्स, द वेपर विल कंटेन, क्या कंटेन करता है? द वेपर विल कंटेन, कहता है किसका क्या कंटेन करेगा? उस वेपर में क्या प्रेजेंट होगा बच्चा? इक्वल अमाउंट ऑफ बेंजीन एंड टोल्यूइन। क्या ये इक्वल अमाउंट में होगा? फॉर्म्स आइडियल सॉल्यूशन तो बनाएगा, क्योंकि मैंने आपको बताया रिदम सेम है, बेंजीन टोल्यूइन, तो आइडियल सॉल्यूशन बनाएगा। लेकिन क्या दोनों का अमाउंट इक्वल रहेगा? बिल्कुल नहीं रहेगा। क्यों नहीं रहेगा? देखिए यहां पर मान लीजिए हमारे पास एक कंटेनर है, यहां पर क्या है? हमारे पास बेंजीन है, यहां पर क्या है? बेंजीन। और बेंजीन कितना है बताओ? बेंजीन है 12.8। जो बेंजीन का आपको वैल्यू भी दे रखा है, अगर आप गौर से देखेंगे तो वेपर जो आपको दे रखा है वो इतना किलो पास्कल दे रखा है बेंजीन का, 12.8 किलो पास्कल। ठीक है,
किलो पास्कल में दे रखा है। और यहीं पर एक कंटेनर और है, राइट। इस कंटेनर में हमारे पास क्या है, टोल्यूइन है। क्या है, टोल्यूइन। टोल्यूइन का तो फॉर्मूला पता होगा ना, बेंजीन के ऊपर CH3। तो मारो ये स्ट्रक्चर अपन को नहीं बनाना है, ये CH3 है, टोल्यूइन, ठीक है। इसमें जो ये जो टोल्यूइन का जो वेपर है वो कितना है, 3.85 किलो पास्कल, राइट। अब आप समझिए बच्चा कि ये इसका वेपर है, ये क्या है इसका वेपर, इतना वेपर है यहाँ पर और इसका इतना वेपर्स है यहाँ पर, एम आई राइट। अब देखो जिसका वेपर ज़्यादा है मतलब वो ज़्यादा वोलाटाइल नेचर का होगा ना, वो ज़्यादा वेपर बनाने की कोशिश करता है, तभी तो उसका ज़्यादा वेपर है। मतलब अगर बेंजीन का वेपर ज़्यादा है, इसका मतलब बेंजीन इज मोर वोलाटाइल, मतलब ये जल्दी जल्दी वेपर बना रहा है, तभी तो ज़्यादा वेपर प्रेशर है। जिसकी वेपर ज़्यादा, समझ रहे हो, उसकी वेपर प्रेशर भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। इसका मतलब ये वोलाटाइल ज़्यादा होगा, मतलब मोर वोलाटाइल होगा। ये क्या होगा, मोर वोलाटाइल। वोलाटाइल मतलब जो वेपर में कन्वर्ट हो जाए, मोर वोलाटाइल। अगर मैं इसकी बात करूं, इसकी वेपर कम है, और अगर इसकी वेपर कम है तो इसका मतलब इसकी वेपर प्रेशर भी क्या होगी, कम होगी टोल्यूइन के केस में। इसका मतलब ये लेस वोलाटाइल है, तभी तो कम वेपर प्रेशर बनाया, लेस वेपर बना रहा है, तो लेस वोलाटाइल। क्या है, लेस वोलाटाइल, ठीक है। अब आप देखिए अगर ये दोनों को मिक्स किया जाएगा, आपस में क्या किया गया, मिक्स किया, कहता है ना मिक्स इज मिक्स्ड, तो किसका अमाउंट ज्यादा रहेगा, ये बच्चा वाला क्वेश्चन है, किसका अमाउंट ज्यादा रहेगा बच्चा। ये 3.85 किलो पास्कल ही है और ये आपका 12 पॉइंट, जिसका वेपर ज्यादा रहेगा उसी का अमाउंट ज्यादा रहेगा। ये बताओ, ये बच्चा वाला पार्ट है कि नहीं है, किसका अमाउंट ज्यादा रहेगा, कौन ज्यादा वेपर उस वहां पर वेपर फॉर्म में अवेलेबल होगा। बच्चा ये 3.85 किलो पास्कल है, ये 12.8 किलो पास्कल है, तो बताओ 12.8 किलो पास्कल है, तो किसकी अमाउंट ज्यादा रहेगा, वेपर फेज में कौन रहेगा, तो बेंजीन ही रहेगा ना, जिसका अमाउंट ज्यादा है वही ज्यादा रहेगा। कितना बच्चा वाला, तो हायर परसेंटेज ऑफ बेंजीन हो जाएगा इसका आंसर, कि ये वहां पर ज्यादा परसेंट में रहेगा। कौन रहेगा, बेंजीन, क्योंकि ये मोर वोलाटाइल है, ज्यादा ये वेपर बनाएगा, ज्यादा इसका अमाउंट ज्यादा बन जाएगा वहां पर। समझ रहे हो हमारी बात, ये ज्यादा वेपर्स के फॉर्म में वहां पर अवेलेबल होगा, जबकि ये है ही नहीं ज्यादा वेपर, क्योंकि ये लेस वोलाटाइल है। क्लियर है, क्लियर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 19, ये अच्छा ही क्वेश्चन है। डिफाइन आइडियल सॉल्यूशन एंड राइट वन ऑफ इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। एक कैरेक्टरिस्टिक्स लिखना आइडियल सॉल्यूशन का, या फिर ऐसे पूछ सकता है डिफाइन आइडियल सॉल्यूशन, डिफाइन एन आइडियल सॉल्यूशन, ऐसे भी कुछ भी क्वेश्चन पूछ लेगा एक नंबर में। तो आइडियल सॉल्यूशन क्या होता है आपको पता है ना, आइडियल सॉल्यूशन क्या होता है, जहां पर ए बी इंटरेक्शन इक्वल टू क्या हो जाता है, ए इंटरेक्शन इज इक्वल टू बी इंटरेक्शन। या फिर ए बी को अगर आपको नहीं लिखना है तो ऐसे लिख दीजिए, जहां पर सॉल्वेंट इंटरेक्शन इज इक्वल टू सॉल्यूट इंटरेक्शन इज इक्वल टू सॉल्वेंट इंटरेक्शन। और सॉल्यूट को अपन क्या मान लिया, ए, और सॉल्वेंट को क्या मान लिया अपन, बी, तो ए बी इंटरेक्शन। सॉल्यूट मतलब ए इंटरेक्शन, सॉल्वेंट मतलब बी इंटरेक्शन, ये सब इंटरेक्शन इक्वल हो जाता है, आइडियल कहलाता है सर। एक कैरेक्टरिस्टिक्स लिखना है, या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हैं, दो सॉल्यूशन विच फॉलो रॉल्स लॉ, बच्चा वाला कहानी है, विच फॉलोज रॉल्स लॉ। एक कैरेक्टरिस्टिक्स लिखे, तो बहुत सारा कैरेक्टरिस्टिक्स आपने पढ़ा होगा। सबसे पहले आपने क्या पढ़ा है कि डेल्टा वी मिक्सिंग की वैल्यू क्या हो जाता है, 0। एक लिख दो, मैं पूरा लिख देता हूं, आप बहुत भी एक लिख के आ जाना, क्योंकि एक ही नंबर का ज्यादा डेप्थ में जाने की क्या जरूरत है। तो डेल्टा वी मिक्सिंग इक्वल टू 0। नेक्स्ट क्या होता है, डेल्टा एच मिक्सिंग इक्वल टू 0। नेक्स्ट क्या लिख सकते हैं आप, डेल्टा एस इंट्रोपी मिक्सिंग इज ग्रेटर देन 0, मतलब ये पॉजिटिव होता है, क्या होता है, पॉजिटिव होता है, दैट इज पॉजिटिव, ठीक है, दैट इज पॉजिटिव। दूसरा आप लिख सकते हैं डेल्टा जी मिक्सिंग, ये क्या होता है, लेस देन 0, मतलब ये निगेटिव होता है सर, ये क्या होता है, निगेटिव होता है। तो ये 4 पॉइंट्स आपको लर्न होना चाहिए आइडियल के केस में। क्लियर है, यहां तक क्लियर है, ये आइडियल का प्रॉपर्टीज है, कैरेक्टरिस्टिक्स है, तो इसे लिख देना। क्लियर हो गया ना, बहुत अच्छे से आप कर पाएंगे, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, ये बच्चा वाला क्वेश्चन है। देखो यहाँ पे लिखा हुआ भी है कि फॉर बाइंडिंग सॉल्यूशन ए बी टाइप का जो सॉल्यूट सॉल्वेंट है, तो सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन आर नियरली इक्वल टू द सॉल्यूट इंटरेक्शन,
बीबी मतलब सॉल्वेंट सॉल्वेंट इंटरेक्शन। कर लोगे ना अच्छे से। चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 20, सम लिक्विड्स ऑन मिक्सिंग, कुछ लिक्विड को अगर आप मिक्स कर देते हैं तो वो एजोट्रॉप्स बना लेता है, ठीक है। तो कहता है वाटर एजोट्रॉप्स, एजोट्रॉप्स क्या होता है, और करके भी आपसे पूछ सकता है। क्या पूछ सकता है, डिफाइन द टर्म एजोट्रॉप्स, ऐसे ऐसे पूछ लेगा आपसे 1 मार्क्स में, ठीक है। हम ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन डिस्कस करें। तो एजोट्रॉप्स क्या होता है बताओ। ये एक बाइंड्री सॉल्यूशन होता है। क्या होता है एजोट्रॉप्स, एजोट्रॉप्स की कहानी कर रहे हैं हम लोग। एजोट्रॉप्स, एजोट्रॉप्स क्या होता है बच्चा, ये बाइंड्री सॉल्यूशन होता है। क्या होता है, बाइंड्री सॉल्यूशन, बाइंड्री सॉल्यूशन ऑफ टू लिक्विड्स, ऑफ टू लिक्विड्स, दो लिक्विड्स का बाइंड्री सॉल्यूशन होता है। यहां पे लिक्विड को मिक्स किया जाता है, दो लिक्विड को मिक्स किया जाता है। पहले ही बोल दिया गया था सम लिक्विड्स, देखो है ना, तो लिक्विड को मिक्स किया जाता है। दूसरी बात, जब आप इसको मिक्स करते हैं तो दोनों लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट तो अलग अलग होगा ना, दोनों लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, अलग अलग होगा। लेकिन जब ये एजोट्रॉप्स बन जाता है देन उस सॉल्यूशन का जो बॉइलिंग पॉइंट हो जाता है कांस्टेंट हो जाता है। इसलिए इसको बोला जाता है कांस्टेंट बॉइलिंग पॉइंट एजोट्रॉप्स। क्या बोला जाता है, कांस्टेंट बॉइलिंग पॉइंट एजोट्रॉप्स। क्यों, क्योंकि देखो जैसे लिक्विड ए है, लिक्विड ए और लिक्विड बी, ठीक है, ये लिक्विड ए हो गया और ये लिक्विड बी हो गया, राइट, ये लिक्विड ए और ये लिक्विड बी। अब मान लो इसकी बॉइलिंग पॉइंट है, इसकी बॉइलिंग पॉइंट है 100 डिग्री सेल्सियस। क्या होता है सर, वाटर ही मान लो ना, इसको वाटर मान लो, ये लिक्विड ए आपका वाटर है। और यहां पर हम कोई भी लिक्विड ले लेते हैं, मान लो कुछ भी ले लिया, अल्कोहल ही ले लिया, अल्कोहल ही ले लिया, ठीक है। तो अल्कोहल की बॉइलिंग पॉइंट मान लेते हैं 80 डिग्री, मान लेते हैं, एग्जैक्ट वैल्यू हमें याद नहीं है, ठीक है। जब इस दोनों को मिक्स करेंगे तो ये इसकी बॉइलिंग पॉइंट 100, इसकी बॉइलिंग पॉइंट 80। जब इस दोनों को मिक्स करोगे तो इसकी बॉइलिंग पॉइंट, अब ये क्या बना लेगा, एक सॉल्यूशन बना लेगा, और इसकी बॉइलिंग पॉइंट कितना हो जाएगा, एक कांस्टेंट हो जाएगा। मतलब क्या हो जाएगा, ये मान लो, मान लेते हैं एग्जैक्ट नहीं, मान लेते हैं एग्जैक्ट वैल्यू आप याद करना। मान लेते हैं कि इसकी बॉइलिंग पॉइंट हो गया 87 डिग्री सेल्सियस। क्या हो गया, 87 डिग्री सेल्सियस के आसपास। तो ये जो 87 डिग्री सेल्सियस है, अब 87 पे आप वाटर भी बॉयल करेगा और अल्कोहल भी बॉयल करेगा। मतलब इस सॉल्यूशन से आप इस दोनों को सेपरेट करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। इस सॉल्यूशन से दोनों कंपोनेंट्स को अलग करना बड़ा मुश्किल हो जाता है बच्चा, क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट सेम हो जाता है। तो ये सारे एजोट्रॉप्स की कहानी होती है, ठीक है। आप नोट से कवर करना एजोट्रॉप्स क्या होता है। उसके बाद ये एजोट्रॉप्स दो तरह के होते हैं। कितने तरह के होते हैं, दो तरह के टाइप्स ऑफ एजोट्रॉप। पहला होता है मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट एजोट्रॉप्स, राइट। दूसरा होता है मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एजोट्रॉप्स। सर एक ही नंबर का है, बिल्कुल एक ही नंबर का है, लेकिन आपको 2 नंबर तक लर्न करके जाना है, क्योंकि ऐसा थोड़ी कि एक ही नंबर में आएगा, ये 2 नंबर में भी आ सकता है, 3 नंबर तक पूछ सकता है आपसे, 3 नंबर तक पूछ सकता है, ठीक है। तो पूरा कवर करना है आपको। तो मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट एजोट्रॉप्स किसको बोलेंगे, जिसकी बॉइलिंग पॉइंट बोथ द लिक्विड, बोथ द कंपोनेंट, जो आपने दो को मिक्स किए थे लिक्विड से, उससे उस सॉल्यूशन की बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगी, उसको बोलते हैं। जैसे लिक्विड ए था, बताओ लिक्विड ए, ठीक है, और ये लिक्विड बी था, इसकी बॉइलिंग पॉइंट था 100 डिग्री और ये 80 डिग्री। तो यहां पर एक केस ले लेते हैं हम, ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, इसका मान लो बॉइलिंग पॉइंट हो गया 70 डिग्री मान लो। तो आप क्या देख रहे हैं कि जो सॉल्यूशन की बॉइलिंग पॉइंट है, जो सॉल्यूशन की बॉइलिंग पॉइंट है, उसकी बॉइलिंग पॉइंट इस दोनों लिक्विड से कम है। एक का 100 था, एक का 80 था, जबकि इसका 70 हो गया, तो दोनों से कम है। इसको बोलेंगे मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एजोट्रॉप्स, इसको बोलेंगे मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एजोट्रॉप्स। और अगर मान लो यहीं पर इसका आ गया 110 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, मान लो एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, मैं बार बार समझा रहा हूं, 110। अब क्या देख रहे हैं कि वाटर का था 100, अल्कोहल का है 80 और ये सॉल्यूशन का हो गया 110, मतलब दोनों से ज्यादा हो गया। इसको बोलेंगे मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट एजोट्रॉप्स। क्लियर है, डिफाइन कर लोगे। अच्छा, अब इसका एक एक एग्जांपल भी देना है आपको, मैं 3 नंबर के अकॉर्डिंग समझा रहा हूं। मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट एजोट्रॉप्स का एग्जांपल क्या देंगे, जैसे आप नाइट्रिक एसिड ले लो, HNO3 प्लस वाटर, ठीक है, और ये इसका जो कंपोजिशन होता है ना, एक फिक्स रेशियो में लेना होता है बच्चा। ऐसा नहीं कि कोई भी नाइट्रिक एसिड कितना भी ले लिया और कितना भी पानी ले लिया मिला देंगे तो जो, ऐसा नहीं बनता है, एक फिक्स रेशियो में लेना पड़ता है। मतलब ये जो आपका HNO3 है, ये आपको लेना पड़ेगा 68% बाय मास, तो ये कितना बच गया, 100 में से माइनस कर दो, ये आ जाएगा आपका 33
32% बाय मास, मतलब 68 ग्राम नाइट्रिक एसिड और 32 ग्राम वाटर लेना पड़ेगा, तब ये एजोट्रॉप्स बनेगा और उसका नाम बनेगा मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट एजोट्रॉप्स। इसका बॉइलिंग पॉइंट हमें याद नहीं है, आप याद भी कर सकते हो या इतना भी लिख के आ सकते हो। नेक्स्ट, अगर आपको दिया हुआ है मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एजोट्रॉप्स का एग्जांपल, तो इसमें आप क्या ले सकते हैं, इथेनॉल प्लस वाटर, इथेनॉल प्लस वाटर। वाटर को फिक्स रखो क्योंकि इसका बॉइलिंग पॉइंट आपको इजी से याद हो जाएगा, 100 डिग्री सेल्सियस। इसका भी बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री, तो एक वाटर जरूर रखना, वाटर जरूर रखना, ये इजी हो जाएगा आपको लर्न करने के लिए, है ना। तो ये वाटर ले लिया। इथेनॉल कितना लेंगे सर, इथेनॉल ले लेते हैं हम 95.5% बाय मास, ठीक है। तो 95.5 मतलब इतना ग्राम आपने इथेनॉल लेना है, और ये कितना बच गया बताओ, ये बच गया आपका 4.5% मतलब बाय मास, तो ये ग्राम में लोगे तो ग्राम 4.5 ग्राम वाटर ले लो। और बॉइलिंग पॉइंट पता है, इथेनॉल का बॉइलिंग पॉइंट हमें याद नहीं है, आप नोट से कवर कर लें, ठीक है बच्चा। ये समझ में आया, इतना तक लिख दोगे ना बच्चा, 2-3 तो एकदम पूरे अच्छे से आ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर बच्चा। देख लो, यहां तक आपको लर्न होना चाहिए, यहां पर 1 नंबर में आया है, लेकिन आपको पूरे अच्छे से लर्न होना चाहिए एजोट्रॉप्स। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 21, which of the amongst following aqueous solution of electrolyte will have minimum elevation in boiling point, choose the correct minimum boiling point। देखो इसको जो सॉल्व करते हैं हम, क्या कहता है, मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट, इलेवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। तो डेल्टा टीबी निकालना आपको, ये क्या होता है, आई इंटू के बी इंटू मोलालिटी, है ना, स्मॉल एम। तो ये होता है, मतलब जो डेल्टा टीबी है वो किस पे डिपेंड करेगा, वेंटो फैक्टर पे डिपेंड करेगा। अब आप देखिए यहां पर क्या दिया हुआ है, 0.05 मोलर NaCl, है ना। तो NaCl को ब्रेक करो तो क्या देगा, NaCl को जब आप ब्रेक करोगे तो ये क्या देगा बताओ, ये देगा आपको Na प्लस Cl माइनस। अब देखिए ध्यान से, यहां पर 1 मोल से कितना बना, ये 2 मोल बन गया, है ना। टोटल वेंटो फैक्टर का वैल्यू कितना है, 1, इसको काउंट कर लेंगे, कितना आ गया, 2 आयंस आ गए, तो ये 2 मोल हो गया, ठीक है। ये आ गया 2 मोल्स, ठीक है। तो 1 मोल से बना 2 मोल, तो 0.05 मोल से कितना बनेगा, ठीक है। 1 से कितना बना 2, तो 0.05 से कितना बनेगा, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 2 इंटू 0.05, ये कितना आ जाएगा 0.1। तो ये कितना आया, वेंटो फैक्टर का वैल्यू आ गया 0. आई का वैल्यू आ गया 0.1। क्लियर है, किसके लिए, NaCl, किसके लिए, NaCl के लिए। क्लियर है, उसी तरह से निकाल लो, मैं यहीं पे निकाल दूं क्या, चलो इधर भी निकाल लेते हैं। यहां पे देखो KCl है, तो KCl जब तोड़ोगे तो क्या देगा, K प्लस Cl माइनस। तो 1 से 1 और 2 बन गए, है ना। ये है कितना 0.1 है, ये कितना है 0.1 मोलर है। तो बताओ 1 से 1 बना, सॉरी 1 से कितना बन गया 2, तो 0.1 से कितना बनेगा 0.2। तो बताओ यहां से बताओ, ये NaCl के लिए, तो I का वैल्यू कितना आ गया 0.2, किसके लिए बताओ, तो किसके लिए, KCl के लिए, किसके लिए, KCl। जिसकी I की वैल्यू ज्यादा होगी, इलेवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट उसकी ज्यादा होगी। आ जाओ MgSO4 की बात कर लेते हैं, किसकी बात करते हैं सर, MgSO4। बताओ MgSO4 टूटेगा तो क्या देगा, Mg प्लस SO4 माइनस 2, ठीक है। तो 1 से कितना बन गया 2 बन गया, पता चला आपको, 1 से कितना बन गया 2, ये भी 1 से 2 बन रहा है तो 0.1 है, तो इसके लिए भी I का वैल्यू कितना होगा 0.2 होगा, किसके लिए, MgSO4 के लिए, किसके लिए, MgSO4। कर लोगे ना। उसी तरह से यहाँ पे देखिए किस क्या बात करता है, NaCl, तो ये भी 1 मोलर है तो ये 2 ही बनाएगा। तो बताओ I के लिए, I का वैल्यू क्या हो जाएगा 2, किसके लिए, NaCl के लिए, किसके लिए, NaCl के लिए, NaCl के लिए। यहाँ पे समझ में आया, क्लियर है, ठीक है। तो ये NaCl के लिए कितना वैल्यू आ गया देख लो, NaCl के लिए आ गया 2, MgSO4 के लिए आ गया 0.2, KCl के लिए आ गया 0.2 और NaCl के लिए आ गया 0.1, ठीक है। NaCl 2 है वहां पर, एक है 0.05 पहला केस में, है ना, और दूसरा केस में 1 मोलर। तो बताओ कहता है मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट, तो जिसकी I की वैल्यू कम होगी उसी का ना होगा। कम किसके लिए बताओ, यही ना है जी कम, ये 0.1, यही ना कम है जी 0.1, दिखा कि नहीं दिखा बताओ, ये कम है।
तो मतलब ऑप्शन 1 इज करेक्ट, ऑप्शन 1 इज करेक्ट। पता चला आपको 1 के लिए आई का वैल्यू सबसे कम है। आई कैलकुलेट कर लोगे ना, ब्रेक करना है, आयंस निकालना है, आराम से निकाल लोगे, तो ऑप्शन 1 हो जाएगा करेक्ट। क्लियर है, कर लोगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कहता है, द मिक्सचर विच शोज पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम रोल्स लॉ। पॉजिटिव डेविएशन मतलब क्या, ये तो नॉन आइडियल सॉल्यूशन का केस है। नॉन आइडियल ही ना पॉजिटिव और नेगेटिव शो करता है जी। तो देखो अगर आपको दिया हुआ बेंजीन एंड टोल्यूइन, देखो रिदम सेम है क्या, बेंजीन एंड टोल्यूइन, तो ये क्या बनेगा बताओ, आइडियल बनाएगा। क्या बनाएगा, ये आइडियल सॉल्यूशन है। रिदम सेम हो गया तो इसकी तो कहानी छोड़ दो, ठीक है। उसके बाद देखो और यहाँ पे दिया हुआ है क्लोरोइथेन ब्रोमोइथेन, तो रिदम सेम है ना, रिदम सेम है कि नहीं, तो ये भी आइडियल सॉल्यूशन है। अगर रिदम सेम हो गया तो आइडियल सॉल्यूशन है। क्लियर हो गया यहाँ तक। अब देखिए नेक्स्ट पार्ट, नेक्स्ट आता है हमारे पास, सर अगर आ गया एसीटोन और क्लोरोफॉर्म, बी वाला ऑप्शन देखो, एसीटोन और क्लोरोफॉर्म, तो एसीटोन और क्लोरोफॉर्म जो है ये बना लेता है हाइड्रोजन बॉन्ड। क्या बना लेता है, हाइड्रोजन बॉन्ड। एसीटोन क्या होता है, आप तो पढ़े ऑर्गेनिक कीटोन में CH3, और क्लोरोफॉर्म क्या होता है CH, यहाँ पर Cl 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 मतलब CHCl3, ठीक है। तो इसके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाता है, इसके बीच में क्या बन जाता है, हाइड्रोजन बॉन्ड। तो इस हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से इसके बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो ज़्यादा हो जाता है, ज़्यादा हो जाएगा। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा हो गया तो समझो क्या होगा, वेपर कम बनेगा। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है, ज़्यादा है, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्ड है, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्ड है, यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्ड हो गया, ठीक है। इसकी वजह से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा है तो वेपर क्या बनेगा, कम बनेगा, तो वेपर प्रेशर भी क्या बनेगा, कम बनेगा। तो क्या शो करेगा ये, निगेटिव डेविएशन। क्या शो करेगा, जिसका वेपर प्रेशर कम आ जाएगा, अरे नीचे कम हो गया तो नीचे से ग्राफ जाएगा, तो निगेटिव डेविएशन शो करेगा। क्लियर है। अगर बात, अब बच कौन गया सर, बच कौन गया, अब तो पता चल ही गया, मैं क्या बताऊं, अब तो समझदार बच्चे हैं। क्या बचेगा, इथेनॉल प्लस एसीटोन, इथेनॉल प्लस एसीटोन। यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनता है, जिसकी वजह से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत कम होता है, तो बहुत ज़्यादा वेपर बनाता है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा तो वेपर ज़्यादा बनेगा, वेपर ज़्यादा बनेगा तो वेपर प्रेशर ज़्यादा बनेगा, वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा तो वो आइडियल से ऊपर से ग्राफ बनाते हैं ना आप, ग्राफ ऊपर से मतलब पॉजिटिव डेविएशन शो करें। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी। क्लियर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 23, बच्चा वाला क्वेश्चन है। फॉर एन आइडियल सॉल्यूशन द करेक्ट ऑप्शन इज, आइडियल सॉल्यूशन अभी समझाया था आइडियल सॉल्यूशन के लिए करेक्ट ऑप्शन क्या होगा बताइए, करेक्ट ऑप्शन क्या होगा यहाँ पर। आप देखिए डेल्टा H मिक्सिंग 0 होता है, बात तो बिल्कुल सही है किसी भी टेम्परेचर और प्रेशर पर। डेल्टा G की वैल्यू लेस देन होता है, जो कि यहाँ पर दिया हुआ नहीं, तो ये गलत है बी वाला। डेल्टा S क्या होता है, ग्रेटर देन 0 होता है, जो इक्वल टू दिया ये भी गलत है। डेल्टा V इज इक्वल टू 0 होता है मिक्सिंग, ये भी क्या है, नॉट इक्वल टू, तो ये भी गलत है। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। अभी तो लिखवाया था आइडियल सॉल्यूशन की सारी प्रॉपर्टीज, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 24, द मिक्सचर दैट फॉर्म्स मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट एज़ोट्रॉप्स, मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट एज़ोट्रॉप्स। मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट एज़ोट्रॉप्स या फिर मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एज़ोट्रॉप्स, ये तो नॉन आइडियल सॉल्यूशन की कहानी है ना। किसका है ये, नॉन आइडियल सॉल्यूशन। आइडियल तो कोई बिहेव ही नहीं करेगा बच्चा, आइडियल सॉल्यूशन में तो कोई बिहेवियर ही नहीं शो करेगा वो। तो बताओ यहाँ पर देखो, यहाँ पर दे रखा है आपको हेप्टेन ऑक्टेन, हेप्टेन ऑक्टेन क्या होगा, आइडियल, तो इसकी बात ही छोड़ दो, ये तो होगा ही नहीं, ठीक है। उसके बाद अभी समझाया था मैंने आपको मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट एज़ोट्रॉप्स के केस में, मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट देखो एक बार और समझा देता हूं। मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट एज़ोट्रॉप्स, इसका मतलब क्या हो गया बताओ, मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट है मतलब क्या होगा, निगेटिव। बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है, बॉइलिंग पॉइंट क्या है, ज्यादा है। अरे ये तो बोल रहा है बॉइलिंग पॉइंट क्या है, मैक्सिमम, तो बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है। अगर बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है तो बताओ वेपर क्या बनेगा, कम, तो वेपर प्रेशर क्या बनेगा, कम, वेपर प्रेशर कम बनेगा। क्लियर है यहाँ तक, क्लियर है। वेपर प्रेशर कम बनेगा तो मतलब ये क्या होगा, निगेटिव डेविएशन शो करेगा। क्या होगा, निगेटिव डेविएशन शो करेगा, ये निगेटिव डेविएशन शो करेगा। समझ में आया, समझ में आया। और अभी मैंने आपको बताया था कि निगेटिव डेविएशन कौन शो करेगा, याद है आपको, निगेटिव डेविएशन वाटर एंड नाइट्रिक एसिड शो करता है, क्योंकि यहां पर हाइड्रोजन बॉन्ड है, स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है। अब कोई बच्चा बोलेगा सर इथेनॉल और वाटर में भी तो हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा, बिल्कुल बनेगा, लेकिन उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं बनेगा जितना वाटर और नाइट्रिक एसिड में बनता है। क्लियर है। तो वाटर और नाइट्रिक एसिड में अभी तो समझाया था एज़ोट्रॉप्स, एज़ोट्रॉप्स किसके बीच में, नाइट्रिक एसिड एंड वाटर के बीच में समझाया था ना।
तो यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बनता है, जिसकी वजह से ये क्या होता है, मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट मतलब नेगेटिव डेविएशन शो करता है। क्लियर है, कर लोगे यहाँ तक। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 25 क्या कहता है, इफ मोलालिटी ऑफ द डाइल्यूट सॉल्यूशन इज डबल्ड, किसी भी डाइल्यूट सॉल्यूशन की जो मोलालिटी है, मोलालिटी मतलब स्मॉल है, अगर इसको डबल कर दिया मतलब ये 2m हो गया, राइट, 2m हो गया, देन द वैल्यू ऑफ मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट, मतलब kf का वैल्यू क्या होगा, kf का वैल्यू पे क्या असर होगा। अगर आपने मोलालिटी को डबल कर दिया तो क्या kf भी डबल हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, ट्रिपल्ड हो जाएगा, या अनचेंज क्या रहेगा। सर आपको मैं बता दूं कि आप अगर बात करते हो किसकी, kf मतलब मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट, या फिर kb क्या मोलर इलेवेशन कांस्टेंट, किसी की भी बात करो, याद रखना ये सॉल्वेंट की प्रॉपर्टीज होती है, ये सॉल्वेंट की प्रॉपर्टीज होती है। किसकी प्रॉपर्टी होती है, प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्वेंट, प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्वेंट, मतलब इट विल नेवर डिपेंड, इट विल नेवर डिपेंड्स, it will never depend upon the concentration term, upon the concentration term, concentration term मतलब समझ रहे हो ना, concentration term मतलब हो गया मोलरिटी, मोलालिटी, कुछ भी, उसके ऊपर ये कभी भी डिपेंड नहीं करेगा, कभी भी डिपेंड नहीं करेगा बच्चा, नेवर डिपेंड। तो आप मोलालिटी बढ़ा लो, घटा लो, कुछ भी कर लो, उससे क्या फर्क पड़ता है। असर इसे किस पे डिपेंड करेगा, तो एक बात और समझिए, इट विल ओनली डिपेंड अपॉन नेचर ऑफ सॉल्वेंट, नेचर ऑफ सॉल्वेंट पे डिपेंड करता है, इट विल ओनली डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ सॉल्वेंट। लिख देता हूं मैं, ये जो दोनों वैल्यू है ओनली डिपेंड्स, ओनली डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ सॉल्वेंट, नेचर ऑफ, क्योंकि ये सॉल्वेंट की प्रॉपर्टी है ना बच्चा, तो उसके नेचर पे डिपेंड करेगा, नेचर की सॉरी सॉल्वेंट की नेचर पे डिपेंड करेगा, क्योंकि ये सॉल्वेंट की प्रॉपर्टीज है। क्लियर है, अगर ये सॉल्वेंट की प्रॉपर्टी है तो सॉल्वेंट के नेचर पे डिपेंड करेगा, ये कंसंट्रेशन टर्म पे डिपेंड बिल्कुल नहीं करेगा। तो अभी तो kf आया है, कभी kb आ जाए तो वो भी कोई फर्क उसके ऊपर नहीं पड़ने वाला है, मोलारिटी, मोलालिटी कुछ भी चेंज कर लो, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। क्लियर है, तो यहां पर करेक्ट आंसर क्या होगा, याद रखना मैंने दोनों को एक साथ एक्सप्लेन करे हैं, कि ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी, दैट इज अनचेंज। मोलालिटी को कुछ भी कर लो, अगर kb भी आ गया ना, अगर आपको कहीं पर kb के बारे में पूछ दिया कि मोलालिटी डबल कर दिया, ट्रिपल कर दिया, हाफ कर दिया, कुछ भी कर दिया, तो kb पर क्या असर पड़ेगा, बोलेंगे अनचेंज होगा, इस पर कोई असर नहीं पड़ता है, क्योंकि इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्वेंट, इट विल ओनली डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ सॉल्वेंट। क्लियर, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 26, द वेंटॉफ फैक्टर आई ऑफ द डाइल्यूट एक्वस सॉल्यूशन ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट बेरियम हाइड्रोक्साइड। अच्छा स्ट्रॉन्ग दे रखा है, क्या दे रखा है, बेरियम हाइड्रोक्साइड, BaOH ऑल ट्वाइस, दिस इज बेरियम हाइड्रोक्साइड। अगर आप बेरियम हाइड्रोक्साइड को ब्रेक करोगे, अगर आप बेरियम हाइड्रोक्साइड को ब्रेक करोगे तो ये क्या देगा तुमको, ये देगा Ba+2 + 2OH-। तो स्ट्रॉन्ग है, जितना आयंस देगा वही उसका वेंटॉफ फैक्टर की वैल्यू हो जाएगी। देखो 1 मोल है, ये कुछ नहीं है तो 1 है, यहां पर क्या बना, ये भी 1 और ये कितना, ये तो 2 आ ही गया। तो टोटल कितने आयंस बने स्ट्रॉन्ग के केस में, वही वेंटॉफ फैक्टर की वैल्यू होता है। तो कितना बना, 1 + 2 दैट इज 3। तो आई का वैल्यू कितना हो जाएगा, 3। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के केस में, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के केस में जितना आयंस वो देता है आपको आफ्टर डिसोसिएशन, वही आयंस को काउंट कर लो, वही हो जाता है वैल्यू ऑफ वेंटॉफ फैक्टर। तो यहां पर कितना हो जाएगा बच्चा, 3 हो जाएगा, क्योंकि 3 मिलेगा। उसी तरह से देखो क्या दे रखा है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27, CaCl2, इसको भी ब्रेक करो, ये भी स्ट्रॉन्ग ही है ना सर, CaCl2 तोड़ दो, CaCl2 बोलोगे सर इसके साथ तो वाटर भी है, तो बच्चा वाटर मॉलिक्यूल है, वो तो उसका वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कहलाता है, उतना वाटर मॉलिक्यूल वो कंटेन करता है, उससे कोई लेना देना नहीं है। तो ये CaCl2 है, तो क्या टूटेगा बताओ, Ca+2 + 2Cl-। जरा बताइए यहां पर, ये अगर 1 मोल है क्या, एक ही है दिख रहा है हमें, ये भी कितना बनेगा 1 और यहां तो 2 बन ही गया। बताओ आई का वैल्यू कितना हो गया, टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ आयन आफ्टर डिसोसिएशन, तो 1 + 2 दैट इज 3। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा बच्चा, ऑप्शन हो जाएगा
सी दैट इज 3 इज करेक्ट। क्लियर है यहां तक? क्लियर है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 28, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है। क्या कहता है? ए कंपाउंड अंडरगोज कंप्लीट टेट्रामराइजेशन। टेट्रामराइजेशन कर रहा है वो, मतलब एसोसिएशन का केस है। एसो नोट द डिसोसिएशन, एसोसिएशन इन एन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट द वेंट ऑफ फैक्टरी। देखो कोई भी एक कंपाउंड है, मान लो वो कंपाउंड है हमारे पास ए, कोई कंपाउंड है ए, कोई कंपाउंड है, राइट। ये टेट्रामराइज हो रहा है। एक होता है डायमराइजेशन, एक होता है ट्राइमराइजेशन, एक होता है टेट्रामराइजेशन, एक होता है पॉलीमराइजेशन, है ना। सर बात करें टेट्रामराइजेशन का, तो मतलब ये क्या हो रहा है, मतलब ये कितना बार लोगे तुम? 4 बार लोगे। टेट्रामेशन मतलब ये 4 बार लेंगे। अगर ये पॉलीमराइजेशन होता तो कितना बार लेते? n टाइम्स लेते, समझ रहे हो ना। अगर ये डायमराइजेशन होता तो कितना बार लेते? 2 टाइम्स लेते। अगर ये ट्राइमराइजेशन होता तो कितना बार लेते? 3 बार लेते। क्लियर हो रहा है? सुनते जाना ध्यान से। अब ये कह रहा है टेट्रामराइजेशन कितना बार लेंगे? 4 बार लेंगे। और आपको पता है जब यहां पर एसोसिएशन होता है, अरे बच्चा टेट्रा पॉलीमराइजेशन में क्या होता है? एसोसिएशन तो जुड़ता है ना, ऐड होता है, तो क्या बना लेगा ये? A4 बना लेगा। क्या बना लेगा? A4। ठीक है। अगर ये A दे रखा है आपके पास n टाइम, तो क्या बना लेगा ये बताओ तो? क्या बना लेगा? बताओ बताओ। AN बना लेगा। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे? मतलब ये जो इसका स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट है वो इसके नीचे में आ जाएगा, याद रखना। चलिए आगे चलते हैं, ध्यान से समझिए। तो ये 4 बना लिया। अब जरा इसके स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट को ध्यान से देखो। यहां पर कितना है? 4, और यहां पर कितना है? 1। क्लियर है? तो बताओ जब भी वेंट ऑफ फैक्टर हम कैलकुलेट करते तो वो 1 मोल के लिए कैलकुलेट करते। बताइए 4 मोल से ये कितना बना? 4 मोल से कितना बना? 1 मोल बन रहा है ना। 4 मोल किस में कन्वर्ट हो रहा है? 1 मोल प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है। तो 1 मोल किस में कन्वर्ट हो रहा है? 1/4 मोल में। 1/4। 1/4 का मतलब क्या हो गया बताओ तो? 1/4 का मतलब हो गया 0.25। 0.25, तो आंसर क्या होगा इसका? 0.25। क्लियर है? बता दो जल्दी से। अच्छा सर अगर आपको दे देता डायमराइजेशन का केस, डायमराइजेशन, तो चलो उसको भी समझाता हूं। अगर दे देता डायमराइजेशन तो क्या करते हैं यहां पर? 2A क्या बना लेता बताओ तो? ये कन्वर्ट हो जाता है A2 में, राइट। अब आप देखिए यहां से 2 मोल से कितने मोल बन रहे हैं? 1। तो मतलब 2 मोल से 2 मोल रिएक्टेंट 1 मोल प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, राइट। तो मतलब 1 मोल से क्या बनेगा? 1/2। 1/2 को क्या लिखेंगे? 0.5। तो आंसर क्या आता है डायमराइजेशन के केस में? 0.5। समझ में आई बात? अगर डायमराइजेशन दे दे। टेट्रामराइजेशन में 1/3, मतलब कितना आता? 33.3 आ जाएगा। सॉरी, कितना आ जाएगा बताओ? 1/3 है ना, तो 0.33 आ जाएगा। एम आई राइट? बोलो क्लियर है? कर लोगे? ट्राइमराइजेशन का केस कैसे करेंगे? डायमराइजेशन का केस क्या होगा देख लो स्क्रीन अच्छे से, और टेट्रामराइजेशन का केस क्या होगा, आंसर क्या आएगा। क्लियर है? बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है, ये बोर्ड में आ सकता है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। मैं इसको मेंशन कर देता हूं, ये इंपॉर्टेंट है बच्चा, 28 नंबर का क्वेश्चन। चलिए उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 जो है वही वाला क्वेश्चन है। फॉलोइंग एक्वस सॉल्यूशन विल हैव हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट। किसकी बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगी ये मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूं। इसको भी सॉल्व करना है किसके ऊपर? वेंट ऑफ फैक्टर के ऊपर। आई कैलकुलेट कर लेना, नहीं आएगा तो पूछना। ये वाला मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूं। नेक्स्ट वाला वही वाला पार्ट है 30 वाला। ये भी सारा जो NaCl देख रहे हैं, Na2SO4 देख रहे हैं, ग्लूकोज देख रहे हैं, एल्युमिनियम सल्फेट देख रहे हैं, ये 1 मोलर दे रखा है आपको। कह रहा है किसका लार्जेस्ट फ्रीजिंग पॉइंट होगा? तो ये भी आई की वजह से बनेगा। जिसका आई का वैल्यू ज्यादा उसकी फ्रीजिंग पॉइंट ज्यादा, उसकी बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगी। कर लोगे? ये दोनों क्वेश्चन मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूं, यू विल डू योर सेल्फ। क्लियर है? ये मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूं, कर लोगे ना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 31, फिर से वही क्वेश्चन है। इफ द मोलरिटी ऑफ द डाइल्यूट सॉल्यूशन इज डबल, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ मोलर एलिवेशन। मतलब यहां Kb पूछ रहा है। अभी तो समझाया था कि Kb हो या Kf हो, उसके ऊपर कोई भी असर पड़ने वाला नहीं है। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी इज एब्सोल्युटली करेक्ट, दैट इज इट विल रिमेन अनचेंज्ड। क्लियर है? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 32 देखो क्या कहता है। हाउ मच इथाइल अल्कोहल मस्ट बी एडेड। कितना इथाइल अल्कोहल को आप ऐड करेंगे 1 लीटर ऑफ वाटर। किसमें? 1 लीटर ऑफ वाटर में। सो दैट द सॉल्यूशन विल फ्रीज एट -14 डिग्री सेल्सियस। इस पे वो क्या कर जाए? फ्रीज कर जाए। तो देखो यहां पर कैसे सॉल्व करेंगे।
फ्रीज का कंसेप्ट है, मतलब ये फ्रीजिंग का कंसेप्ट है, तो क्या लिखेंगे, डेल्टा टी एफ इक्वल टू के एफ इंटू मोलालिटी, ये ना फॉर्मूला होता है जी। ठीक है, अब आप देखिए यहां पर ये जो डेल्टा टी एफ है ये चेंज इन फ्रीजिंग पॉइंट है, जितना पे वो फ्रीज कर जाता है, मतलब ये जो -14 है वो आपको दे रखा है। -14 मतलब माइनस नहीं लेंगे, यहां पर क्या ले लेंगे 14। ठीक है, तो डेल्टा टी एफ का क्या ले लिया हमने, 14 ले लिया, इज इक्वल टू के एफ, वाटर का आपको पता होना चाहिए के एफ का वैल्यू, के एफ फॉर वाटर कितना होता है, के एफ यहां पर लिख देता हूं मैं, के एफ ऑफ वाटर, ये तो आपने सुना भी होगा, बहुत बार पढ़ाया गया है, लिखा जाता है क्वेश्चन में, ऐसे गिवन होना चाहिए बट यहाँ पे दिया नहीं है, कितना होता है 1.86 होता है। ठीक है, ये आपको दिया हुआ रहता है, तो वैल्यू पुट कर दीजिए यहाँ से। अच्छा, यहाँ से डेल्टा टी एफ कितना आ गया, 14 इज इक्वल टू 1.86 इंटू मोलालिटी क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाई वेट ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट वाटर, वेट ऑफ सॉल्वेंट वाटर, ठीक है ना, वाटर। तो ये सॉल्वेंट इसकी लेना है वाटर का, और ये किस में लेना है आपको, ग्राम में लेना है, और ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। एम आई राइट, क्लियर। अगर वेट ग्राम में है तो ऊपर 1000 से डिवाइड कर देंगे, ऐसे तो निकालना है, ऐसे तो निकालना है। अब आइए, सबसे पहली बात कि यहाँ पे पूछ रहा है हाउ मच इथाइल अल्कोहल इज नीडेड, तो मतलब ये एन पूछ रहा है कितना चाहिए। वाटर का मास कैसे निकालूं सर, ये बता करनी हमें जरूरी है, वाटर का मास कैसे कैलकुलेट किया जाए। तो वाटर का मास निकालने के लिए आपको डेंसिटी पे जाना पड़ेगा, डेंसिटी ऑफ वाटर, डेंसिटी ऑफ वाटर कितना होता है, ये होता है 1 ग्राम पर ml। अगर आप ग्राम ml में ले रहे हैं तो 1 ग्राम पर ml होता है, और अगर आप केजी में लेंगे तो क्या लिखेंगे 1 kg पर लीटर, 1 kg पर लीटर, ये आपको लेके चलना है सर, 1 kg पर लीटर और 1 ग्राम पर ml। क्लियर है। अब आप देखिए यहाँ पर वाटर ऑलरेडी कितना दिया हुआ है, 1 लीटर दिया हुआ है क्वेश्चन में, देखो 1 लीटर वाटर दे रखा है, दिखा, ये देखो 1 लीटर वाटर दे रखा है। इसका मतलब हुआ, देखो क्या हुआ वो समझाता हूं। अगर यहाँ पे डेंसिटी ऑफ वाटर कितना होता है 1 kg पर लीटर लेके चलूं, क्योंकि लीटर में वाटर दे रखा है, इसका मतलब हुआ कि 1 kg इज इक्वल टू 1 लीटर। एम आई राइट। अरे तभी तो डिवाइड करोगे तो 1 kg पर लीटर आएगा, इसको डिवाइड करोगे तो 1 मतलब ये 1 कैंसिल होके 1 kg पर लीटर आएगा, तो इसका मतलब हो गया कि 1 kg इक्वल टू 1 लीटर। एम आई राइट। अब देखिए वाटर कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में, क्वेश्चन में वाटर दिया हुआ है आपको 1 लीटर दिया हुआ है ना, इधर देखो, इधर क्वेश्चन में 1 लीटर वाटर दिया हुआ है। इसका मतलब जो वाटर 1 लीटर दिया है, मतलब वो वाटर अगर मास में ले ले तो 1 kg के बराबर है, 1 kg वाटर दे रखा है आपको, 1 लीटर वाटर देने का मतलब 1 kg वाटर दे रखा है, इस तरह से आपको अप्रॉक्स लेके चलना है, 1 kg वाटर दे रखा है। ठीक है, अब इसको ग्राम में लेके चलो तो कितना हो जाएगा 1000 ग्राम, 1 kg में 1000 ग्राम। अब ये वैल्यू पुट कर दो, यहां पर कितना पुट करना है हमें, ये वैल्यू आ जाओ यहां पर, देखो क्या वैल्यू लिखा था हमने, यहां पे लिखा था 14 इज इक्वल टू 1.86 इंटू नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट, यानी लिखा था जी वेट ऑफ सॉल्वेंट किस में, ग्राम में, और इंटू 1000। एम आई राइट। तो यहां से लिखो 14, ये डेल्टा टी एफ का वैल्यू है, डेल्टा टी एफ का वैल्यू इज इक्वल टू के एफ का वैल्यू 1.86 राइट, इज इक्वल टू एन अपॉन कितना आया इसका वैल्यू बताओ, इसका वैल्यू आया है 1000 ग्राम, ग्राम है तो ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये 1000 कट गया, यहां से वैल्यू क्या निकलेगा 14 इज इक्वल टू 1.86 इंटू एन, और यहां जब n निकालेंगे तो 14 डिवाइडेड बाई 1.86, और इसका वैल्यू आ जाएगा 7.5, और n क्या है मोल है, तो आएगा यहां पर मोल, तो 7.5 मोल इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर है, क्लियर है। स्क्रीन एक बार फिर से मैं दिखा रहा हूं, देख लो, यहां से फिर मैं ऊपर स्लाइड कर रहा हूं, देख लो अच्छे से। क्लियर है यहां तक। वाटर की जो डेंसिटी होता है ये आपको एज्यूम करके चलना पड़ेगा। अगर आप ग्राम पर ml में लेते तो 1 ग्राम पर ml, कल के भी लेक्चर में मैंने समझाया था, और अगर आप kg, ग्राम से kg चले जाओ तो m से लीटर में चले, सॉरी मिलीलीटर से लीटर में चले जाओ, तो 1 kg पर लीटर आप ले सकते, दोनों इक्विवेलेंट होता है। क्लियर हो गया। तो 1 kg पर लीटर का मतलब क्या हो गया कि 1 kg इक्वल टू 1 लीटर, तो निकल गया ना, 1 लीटर आपको दिया हुआ क्वेश्चन में, मतलब 1 kg वाटर दिया हुआ क्वेश्चन में, 1 kg वाटर दे रखा है, ग्राम में कन्वर्ट कर लिया, वैल्यू पुट कर दिया, निकाल लिया, तो क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा बच्चा, ए हो जाएगा। क्लियर है,
चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नो क्वेश्चन नंबर 33 क्या कहता है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस ब्लड सेल विल श्रिंक, किसमें ब्लड सेल श्रिंक कर जाएगा। अब समझिए, हम एक ले लेते हैं कंटेनर, ये एक कंटेनर ले लिया, ध्यान से सुनना, ये ले लिया कंटेनर, इसमें एक ब्लड सेल रख दिया हमने, क्या रख दिया बच्चा, ब्लड सेल रख दिया, ये ब्लड सेल है, रेड कर देता हूं, ये ब्लड सेल है, ठीक है, यहां तक समझ में आई। इसमें इसका जो ब्लड सेल के अंदर जो सॉल्ट होता है ना, याद रखना, ब्लड सेल के अंदर जो सॉल्ट होता है वो होता है 0.9 मास बाय वॉल्यूम, ये सॉल्ट होता है, ठीक है, मैं यहां पे लिख देता हूं 0.9, समझिए। और ये आपका सॉल्यूशन है, ये क्या है, इधर देखो, इधर इधर, ये आपका सॉल्यूशन है, ये आपका सॉल्यूशन है, वाटर वाला सॉल्यूशन है, ठीक है, वाटर वाला सॉल्यूशन। और इसमें हमने क्या भर दिया, ब्लड सेल को भर दिया। अब समझिए, अगर इस वाटर में इस वाटर की में जो सॉल्ट है वो भी अगर 0.9 आ जाए, 0.9, इस वाटर में ये जो सॉल्यूशन है इसमें अगर 0.9 सॉल्ट है और ब्लड सेल में भी 0.9, तो इसको बोलेंगे आइसोटोनिक सॉल्यूशन। क्या बोलेंगे, आइसोटोनिक सॉल्यूशन, क्योंकि दोनों में सॉल्ट की कंसंट्रेशन इक्वल है। क्लियर है। अब देखिए यहां पर क्या दे रखा है कि जो वाटर में है, कहता है कब वो श्रिंक करेगा, सॉरी, कहता है ब्लड सेल कब श्रिंक करेगा। श्रिंक करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि जो वाटर में कंसंट्रेशन है सॉल्ट का, जो वाटर में कंसंट्रेशन है, वाटर में जो सॉल्ट की कंसंट्रेशन है, यहां पर सॉल्ट को क्या करना पड़ेगा, ज्यादा करना पड़ेगा। सॉल्ट को क्या करना पड़ेगा, ज्यादा करना पड़ेगा। मतलब जो ब्लू कलर का वो सॉल्यूशन है, ध्यान से सुनना, ये सॉल्यूशन है, ठीक है। अगर इस सॉल्यूशन में सॉल्ट क्या है, सॉल्ट क्या है, ज्यादा है, सॉल्ट क्या है, ज्यादा। अगर सॉल्ट ज्यादा है तो बताओ वाटर क्या होगा, वाटर क्या होगा, कम होगा। अरे बच्चा, जब सॉल्ट ज्यादा है इसका मतलब वाटर कम है। जब वाटर कम है कहाँ, बताओ, सॉल्यूशन में वाटर कम है, और इसका मतलब सॉल्यूशन में वाटर कम है, मतलब यहां पर वाटर क्या है, कम है, और सॉल्ट क्या है, ज्यादा है। अब आ जाओ सॉल्ट की बात करते, सॉरी सेल की बात करते हैं। सेल, ये जो रेड ब्लड सेल देख रहे हैं, सेल में जो सॉल्ट है, सॉल्ट में जो सेल है, सॉरी ये जो सेल है, इसमें वाटर क्या होगा, ज्यादा होगा, इसमें वाटर ज्यादा होगा, क्योंकि यहां पर सॉल्ट 0.9 है, जबकि सॉल्यूशन में सॉल्ट का अमाउंट क्या है, मान लेते हैं यहां पर ये आपका 5 है, कितना है, 5 मोल, या कुछ भी मान लो, ठीक है, तो 5 है, मतलब सॉल्ट यहां पर ज्यादा है जी, ये 5 है, जबकि सेल में कितना है, सेल में 0.9 ही है, तो मतलब यहां सॉल्ट क्या है, बताओ, सॉल्ट कम है। यहां पे ले लेते हैं सेल, सेल ले लेते हैं, ये ब्लड सेल है, ये क्या है, ब्लड सेल, एक सेकेंड, यहां पर ये सेल ले लिया, कौन सा सेल है, ये ब्लड सेल। तो ब्लड सेल में बताओ सॉल्ट क्या है, सॉल्ट क्या है, कम है, कितना है, 0.9, तो यहां पर वाटर क्या होगा, यहां पर वाटर क्या होगा, ज्यादा होगा। अच्छा सर, सेल में वाटर ज्यादा है और सॉल्यूशन में वाटर कम है, इसका मतलब समझ में आया कि जो वाटर है वो सेल से निकल के किधर चला जाएगा, सॉल्यूशन में चला जाएगा, सेल से निकल के वाटर चला जाएगा सॉल्यूशन में। ये वाटर का फ्लो है, ये किसका है, फ्लो ऑफ वाटर, फ्लो ऑफ वाटर। तो फ्लो ऑफ वाटर किधर से किधर होगा, सेल टू सॉल्यूशन, और जब सेल टू सॉल्यूशन जाएगा, सेल से पानी निकल जाएगा, तो सेल क्या कर जाएगा, श्रिंक कर जाएगा, सेल श्रिंक कर जाएगा। तो याद रखना बच्चा, अगर आपका सॉल्यूशन में सॉल्ट ज्यादा है, सॉल्यूशन में सॉल्ट ज्यादा है, तो सेल, ब्लड सेल श्रिंक कर जाएगा, और अगर सॉल्यूशन में सॉल्ट कम होगा, 0.9 से कम होगा, तो फिर सेल स्वेल कर जाएगा, सेल स्वेल कर जाएगा। समझ रहे हो ना, अच्छे से लिखना जो मैं लिखवा रहा हूं आपको, समझ रहे हैं। तो यहां पर सेल क्या कर जाएगा, श्रिंक कर जाएगा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा यहां पर, व्हेन इट इज प्लेस्ड इन अ वाटर कंटेनिंग मोर देन 0.9 सॉल्ट, 0.9% मास बाय वॉल्यूम से सॉल्ट अगर उसमें ज्यादा होगा तो सेल श्रिंक कर जाएगा। तो वही तो बताया, इसमें ज्यादा है ना, देखो 5 मास बाय वॉल्यूम हमने लिया हुआ है, ठीक है, तो इसमें ज्यादा है सॉल्ट, तो वाटर का मूवमेंट हो जाएगा और सेल श्रिंक कर जाएगा। और अगर कम होता तो चलो वो भी समझाता हूं। देखो यहां पर हमने एक कंटेनर ले लिया, ठीक है, और इस कंटेनर में क्या भर दिया, पानी भर दिया, इस कंटेनर में क्या भर दिया हमने, पानी, और यहां पर क्या ले लिया हमने बच्चा, एक सेल ले लिया, क्या ले लिया हमने, ब्लड सेल, ये अपन का ब्लड सेल है, क्या ये बताओ,
ये ब्लड सेल है, दिख रहा है ना, ये ब्लड सेल है, ठीक है। अब देखिए ब्लड सेल में जो कंसंट्रेशन होता है वो कितना होता है, ये तो पता है ना तुमको, ब्लड सेल में कितना होता है 0.9, हमेशा कितना होता है 0.9 हो, सॉल्ट का परसेंटेज होता है 0.9% मास ऑफ वॉल्यूम। और अगर सॉल्यूशन में मान लो 0.1 ही है, 0.1 है सॉल्ट, ये क्या है सॉल्ट है। देखो अब बात करते हैं, इसको भी समझना अच्छे से। सॉल्ट, अगर मैं बात करूं सॉल्यूशन की, तो बताओ सॉल्यूशन में सॉल्ट क्या है, सॉल्ट क्या है, कम है, कम है, तो वाटर क्या होगा, वाटर क्या होगा, ज्यादा होगा। क्लियर हो गया। अब बात कर लेते हैं हम किसकी, सेल की, ब्लड सेल की बात करते हैं। बताओ ब्लड सेल में सॉल्ट क्या है, बताओ सॉल्ट क्या है, ज्यादा, मतलब वाटर क्या है, वाटर क्या है, कम है। तो अब बताओ वाटर किधर से किधर मूव करता है, हायर से लोअर, वाटर किधर से किधर मूव करता है, हायर से लोअर, मतलब सॉल्यूशन में वाटर ज्यादा है और सेल में वाटर कम है, तो मतलब सॉल्यूशन से सेल में वाटर मूव कर जाएगा, सॉल्यूशन से सेल में वाटर मूव कर जाएगा। और जब सेल के अंदर जाएगा तो सेल क्या कर जाएगा, स्वेल कर जाएगा, फूल जाएगा, सेल फूल जाएगा। यहां पर सेल क्या कर जाएगा, स्वेल कर जाएगा। याद रखना, यहां पर ब्लड सेल क्या कर जाएगा, स्वेल कर जाएगा। तो कब स्वेल करेगा, कब स्वेल श्रिंक करेगा, ये मैंने आपको बताया। और यहां पर सेल क्या कर जाएगा, श्रिंक कर जाएगा। क्लियर है ना। अच्छे से समझाने की कोशिश किया है, इसको अच्छे से मेंशन करना, ऐसा भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, राइट। तो आंसर यहां पर ए हो जाएगा, ये तो क्लियर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 34, वाटर रिटेंशन और प्यूरिफिन बोलते हैं, पुफिन्स क्या होता है। कभी कभी देखा होगा आपने, जो बॉडी होता है वो फूल जाता है, किसी का आंख फूल जाता है, सूज जाता है ना, क्योंकि वहां पर पानी की कमी हो जाती है, कहते हैं इसको पानी कमी हो रही, वो फूल गया, ऐसा क्यों हुआ। तो ये हो जाता है, बॉडी स्वेल कर जाता है, फूल जाता है, ऐसा क्यों होता है, ड्यू टू हाई सॉल्ट इंटेक। जब आप ज्यादा सॉल्ट लेते हैं, जब आप ज्यादा नमक खाते हो, समझो ये हमारा बॉडी है, ये क्या है बॉडी, ये पूरा का पूरा बॉडी है, राइट, समझना ये अपन का बॉडी है, और इसके अंदर ये सेल है, ये क्या है हमारा सेल, ये सेल है। तो जब तुम नमक खाते हो ज्यादा, तो वो क्या करता है, हमारे ब्लड यहाँ पे सेल में, बॉडी में आके भर जाता है। यहाँ पर बताओ सॉल्ट क्या हो गया, अभी समझाया था बच्चा हमने, यहाँ पर सॉल्ट क्या हो गया ज्यादा, तो वाटर क्या होगा, यहाँ पर वाटर क्या होगा, कम हो जाएगा। मतलब बॉडी में वाटर की अमाउंट क्या हो गई, कम हो गई, बॉडी में वाटर की अमाउंट कम हो गई। क्यों, क्योंकि हमने नमक ज्यादा खाया, नमक खाया तो नमक बढ़ गया बॉडी में। जबकि सेल की बात करें, जबकि किसकी बात करें, सेल की बात करते हैं, तो सेल में सॉल्ट तो पता है ना, सेल में सॉल्ट क्या रहेगा, कम ही रहेगा, सेल में सॉल्ट क्या रहेगा, कम ही रहेगा ना बच्चा, सेल में सॉल्ट क्या रहेगा, कम रहेगा। तो यहां पे लिख देता हूं सॉल्ट क्या होगा, कम, क्योंकि हम वहां सॉल्ट थोड़ी खा रहे हैं, बॉडी में सॉल्ट दे रहे हैं, तो बॉडी का हर पार्ट में सॉल्ट बढ़ जाएगा। तो सॉल्ट कम है, मतलब यहां पर वाटर क्या है, ज्यादा है, यहां पर वाटर ज्यादा है, यहां पर वाटर ज्यादा है। अब आप देखिए, जब वाटर ज्यादा होगा तो वाटर का फ्लो किधर से किधर होगा, बताओ, इसमें वाटर ज्यादा है और यहां वाटर कम है, तो बाहर निकलना शुरू कर जाएगा, मतलब बॉडी में वाटर भर जाएगा, बॉडी में वाटर का अमाउंट क्या हो जाएगा, भर जाएगा, क्योंकि बॉडी में सेल से पानी आ रहा है, बॉडी में सेल से पानी आ रहा है, तो हमारा जो बॉडी है वो क्या कर जाएगा, स्वेल कर जाएगा, फूल जाएगा। और इसको बोलते हैं ऑस्मोसिस, ऑस्मोसिस क्या होता है, ऑस्मोसिस होता है फ्लो ऑफ सॉल्वेंट। क्या होता है ऑस्मोसिस, देखो ऑस्मोसिस क्या होता है, पढ़ा होगा आपने, ऑस्मोसिस होता है फ्लो ऑफ सॉल्वेंट फ्रॉम, किधर बताओ, फ्लो ऑफ सॉल्वेंट फ्रॉम लोअर सॉल्ट सॉल्यूशन टू, या सॉल्यूशन बोल दो, कंसंट्रेशन बोल दो, क्या बोल दो, लोअर सॉल्ट कंसंट्रेशन टू हायर सॉल्ट कंसंट्रेशन। जिधर सॉल्ट की कमी होगी उधर से, अगर सॉल्ट की कमी है तो पानी ज्यादा है ना, अरे बच्चा पानी ज्यादा है ना, सॉल्ट की कमी है मतलब पानी ज्यादा है। अब पानी जिधर ज्यादा होगा वो किधर मूव करेगा, जिधर पानी कम होगा, मतलब जिधर पानी कम होगा उधर मतलब सॉल्ट ज्यादा होगा, तभी तो पानी कम होगा। समझ में आई, दिस इज कॉल्ड ऑस्मोसिस, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा सी। क्लियर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 35, द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ 0.2 मोलल, और इसका क्या होगा, जबकि KF आपको वैल्यू दिया। क्या इजी क्वेश्चन है बच्चा, देखो 35 का, यहां पर मोलालिटी
मोलालिटी का वैल्यू, जिसको m से नोट करते हैं, कितना दिया हुआ है 0.2, ठीक है। और KF का वैल्यू कितना, ये तो होता है वाटर के लिए 1.86, ठीक है। तो आप जानते हैं कि डेल्टा TF इज इक्वल टू क्या होता है, KF इंटू मोलालिटी, एम आई राइट? बताओ अब KF का वैल्यू कितना दिया हुआ है 1.86, मोलालिटी कितना दिया हुआ है 0.2, ठीक है सर। डेल्टा TF क्या होता है पता है आपको? देखो देखो इधर, डेल्टा TF क्या होता है? डेल्टा TF होता है T नोट F माइनस TF। डेल्टा TF पढ़ाया है ना, हर टीचर ने आपको पढ़ाया होगा। डेल्टा TF चेंज इन फ्रीजिंग पॉइंट टेम्परेचर। तो T नोट F मतलब ये प्योर, नोट प्योर की फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है? अगर डिग्री सेल्सियस में ले लो तो 0 डिग्री। अरे प्योर वाटर ही तो लेते हैं। T नोट F है मतलब प्योर वाटर की फ्रीजिंग पॉइंट कितना होता है 0 डिग्री सेल्सियस, है ना। माइनस TF तो आपको निकालना है, तो इसको मान लेते हैं x या TF मान लो, x इज इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई करोगे कितना आया था, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा 0.372, एम आई राइट? तो यहाँ से x निकाल लो, यहाँ से x निकाल लो, x कितना आएगा, ये तो 0 डिग्री सेल्सियस है, सेल्सियस को हटा दो, केल्विन कुछ भी ले सकते हो तुम, कोई दिक्कत नहीं। तो x निकल जाएगा तो कितना हो जाएगा, x उधर जाएगा इधर, तो माइनस 0.372 हो जाएगा। क्लियर है? ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चा, आ जाता है। तो देख लो स्क्रीन एक बार, जो मैंने सॉल्व किया है ये आपको आना चाहिए। मोलालिटी दे रखा है, x हमने इस तरह से कैलकुलेट कर लिया, तो ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर बच्चा ए, माइनस 0.372 डिग्री सेल्सियस। क्लियर है कैसे निकाला हमने? यहाँ पर ये वाला कहानी जरूर याद होना चाहिए, T नोट F माइनस TF, ये फॉर्मूला पुट कर दो, हो गया कहानी खत्म। अच्छा लास्ट क्वेश्चन है वो भी देख लीजिए, क्या कहता है लास्ट क्वेश्चन? लास्ट क्वेश्चन कहता है ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन इंक्रीजेज इफ, ऑस्मोटिक प्रेशर, अरे सर पाई इक्वल टू CRT, C इंटू R इंटू T। C क्या है? C है कंसंट्रेशन, मतलब N/V इंटू R इंटू T, ठीक है। N क्या है सर? N क्या है? नंबर ऑफ मोल्स, मतलब नंबर ऑफ मोल्स नंबर ऑफ पार्टिकल पे डिपेंड करता है ना। तो जो पाई है वो किस पे डिपेंड करेगा? नंबर ऑफ मोल्स पे, R पे डिपेंड नहीं करता है, T पे, T तो कांस्टेंट ही रहता है, ठीक है। तो यहां पर अच्छा क्या दिया हुआ है, T इज अच्छा T पे भी डिपेंड करता है बच्चा, सॉरी T पे भी डिपेंड करता है, T पे भी डिपेंड करता है, R तो फिक्स है, तो B तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, पाई इक्वल टू, देखो B तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, B की कहानी छोड़ दो, तो किस पे डिपेंड करेगा? N पे डिपेंड करेगा। N मतलब नंबर ऑफ पार्टिकल्स, नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ पार्टिकल्स, तो किस पे डिपेंड करेगा? ये नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स पे डिपेंड करता है। अगर आप इसको बढ़ाएंगे तो ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ता चला जाएगा। क्लियर है? आपको पढ़ाया भी जाता होगा यहाँ पर कि पाई is directly proportional to concentration and pi is directly proportional to temperature, और इस दोनों को जब मिलाते हैं तो pi is equal to लिखते हैं, सॉरी pi is directly proportional to C into T, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटाते हैं तो इक्वल टू R लिखते हैं जो यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट होता है इंटू C इंटू T। यही तो है pi इक्वल टू RCT या CRT। क्लियर है? तो C पे भी डिपेंड करता है, T पे भी, लेकिन कैसे? T पे कैसे डिपेंड करता है? क्योंकि pi is directly proportional to T, तो अगर टेम्परेचर बढ़ाओगे तो पाई का वैल्यू बढ़ जाएगा। और यहां पे कहता है कि टेम्परेचर को, ये देखो ये क्या कहता है कि अगर टेम्परेचर को डिक्रीज कर दिया जाए तो ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ जाएगा, ये तो गलत है ना। तो इस पे भी R तो कांस्टेंट ही है, तो यहां से आप समझिए ये D ऑप्शन गलत है, C ऑप्शन गलत है, A ऑप्शन गलत है, वॉल्यूम पे तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, मतलब B इज एब्सोल्युटली करेक्ट, B इज एब्सोल्युटली करेक्ट, सॉरी B इज एब्सोल्युटली करेक्ट। क्लियर है? तो मैंने आपको सॉल्यूशन चैप्टर के सारे ऑब्जेक्टिव डिस्कस कर दिया है। इतना अगर आप कर लेंगे ना तो एक भी क्वेश्चन आपका छूटने वाला नहीं है, ये प्रोमिस के साथ बोल रहा हूं, प्रोमिस के साथ बोल रहा हूं, एक भी क्वेश्चन MCQ नहीं छूटेगा आपका अगर आप इतना कर लेते हैं, ठीक है। अगले लेक्चर में हम सॉल्व करेंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के MCQ। ओके प्यारे बच्चों, गॉड ब्लेस यू ऑल। आप लोग पूरा जी जान लगा के मेहनत करें, केमिस्ट्री में हम लोग को बहुत ही जबरदस्त करके आना है। ओके बच्चा, गॉड ब्लेस यू।